कृष्ण मोहन सर को मंच पे सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप भी आएँ और मंच पे आसीन हों। इसके पश्चात मैं डॉक्टर प्रभात मिश्र सर को मंच पे सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप भी आएँ। और इस पूरे सत्र के सूत्रधार सुशांत भैया को भी, हमारे युवा आलोचक डॉक्टर जगन्नाथ दुबे भैया भी मंच पे आ चुके हैं। पैनल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी बातचीत होने वाली है। तो जितने लोग मंच सभागार में आ चुके हैं, हम जानते हैं ये बनारस की अपनी परंपरा है कि यहाँ पे जो है 12 बजे से पहले तो चहल ही होता है, बाकी 12 बजे के बाद पहल होता है। तो 12 बजे के बाद और भीड़ बढ़ेगी, चहल पहल दोनों होगा 12 बजे के बाद। लेकिन उससे पहले चूंकि जितने लोग आ चुके हैं सभागार में, आपके ऊपर दायित्व है कि आप इस कार्यक्रम को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं। तो हमारे सभी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि मंच पे आ चुके हैं। अब मैं सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और डॉक्टर राजकुमार सर के लिए, राजकुमार सर को सम्मानित करने के लिए मैं उदय जी से निवेदन करता हूं। उदय जी आप आएँ और प्रोफेसर राजकुमार सर को आप मोमेंटो और सॉल दे करके सम्मानित करें। मैं वहाँ सामने से आप ले लीजिए। इसके पश्चात मैं प्रोफेसर कृष्ण मोहन सर को सम्मानित करने के लिए ऋषि आपको आमंत्रित करता हूँ। ऋषि आप आएँ और सर को सॉल और मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। इसके बाद डॉक्टर प्रभात मिश्र सर को सम्मानित करने के लिए मैं नितेश जी से निवेदन करता हूं। नितेश जी आप आएं और सर को सम्मानित करें। अभी सभागार में हमारे गुरुकुल परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर विंध्याचल भैया भी आ चुके हैं। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस सभागार में। इसके बाद मैं डॉक्टर जगन्नाथ दुबे भैया का सम्मानित करने के लिए अपराजिता आपसे निवेदन करता हूं। अपराजिता आप आएं और जगन्नाथ भैया का सम्मानित करें। इधर अपराजिता। भैया लगा लीजिए, एक ग्रुप फोटो भी ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। गीत के बाद कोई ताली ना बजाए। मधुर मनोहर अतीव सुंदर
राजधानी राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा बीते हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्मज्ञानी थे व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी राजधानी वो मुक्ति पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यही फले फूले बुद्ध शंकर ये राजर्षियों की राजधानी राजधानी सुरम्य धाराएं वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों ना कर ये बाग विद्या की राजधानी राजधानी विविध कला अर्थशास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी सोशल साइंस के ज्ञान से हमें लिखा था कि अगर आप हिंदी नवजागरण की शुरुआत 19वीं सदी से माने तो 19वीं सदी भारत के इतिहास में आधुनिक युग की शुरुआत की सदी के रूप में भी व्याख्यायित की गई और उसी के साथ ये कहा गया कि ये नवजागरण। लेकिन अगर आप भारत के समाज विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास के क्षेत्र में जो अध्ययन हुआ उस पर विचार करें तो कोई भी सोशल साइंटिस्ट इतिहासकार इसको नवजागरण नहीं मानता है। संभवतः ये नवजागरण शब्द केवल हिंदी में बचा रह गया है। सोशल साइंसेस में तो 19वीं सदी को आज की तारीख में, और मैं कोई सामान्य स्कॉलर्स की नहीं, बड़े प्रतिष्ठित स्कॉलर्स के साक्ष्य पर ये कह रहा हूँ, कोई मेरी बात नहीं है कि अब कोई उसको नवजागरण नहीं मानता है, बल्कि उसके बजाय कॉलोनियल मॉडर्निटी या औपनिवेशिक आधुनिकता शब्द का प्रयोग ज़्यादातर
समाज विज्ञान की अध्ययता करते हैं। और वो बात मुझे लगता है कि ठीक भी है, क्योंकि कोई भी नवजागरण पराधीनता के समय में नवजागरण कैसे हो सकता है? नवजागरण के लिए तो स्वाधीनता आवश्यक है। वो चीज़ उस पर मैं फिर थोड़ी देर में आ सकता हूँ, लेकिन कुछ प्रारंभिक बातें मैं कर लूँ हिंदी नवजागरण शब्द को लेकर की जो इन्होंने बात कही। ये वास्तव में बहुत ही समस्या पैदा करने वाला शब्द है। हिंदी नवजागरण कहने से, जैसा कि आप कह रहे थे कि एक ये भ्रम होता है कि इसका संबंध केवल हिंदी से या हिंदी साहित्य से। दूसरा भ्रम ये होता है कि उर्दू में जो कुछ हो रहा था तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। तीसरा भ्रम ये होता है, और चूंकि आज के विषय, हमारा जो विषय है उसका संबंध नवजागरण और बनारस है, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि बनारस में 19वीं सदी में क्या हो रहा था, और वो क्या केवल हिंदी में हो रहा था। आप लोगों को स्मरण होगा कि 1891 तो वो बांग्ला नवजागरण देखते हैं, और इसके जड़ों के रूप में भी देखें तो दो बड़ी घटनाएं हमें दिखाई देती है। एक तो 1857 का विद्रोह, और दूसरा फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इन दोनों में बनारस की बहुत बड़ी कोई भूमिका रही हो, ऐसा शायद मेरी जानकारी में नहीं। उपजाऊपन नवजागरण के लिए वो क्या था? बहुत शुक्रिया सुशांत जी। सबसे पहले तो रचयिता के इस खूबसूरत आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए रचयिता टीम को मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। जो आपका सवाल है और जिसमें ये है कि भाई इन दो बड़ी घटनाओं में हिंदी नवजागरण या हिंदी क्षेत्र की, बनारस की कोई वैसी भूमिका आप नहीं पाते हैं, फिर इसके पीछे की जो है वो ताकत कहाँ से आई? मैंने हिंदी नवजागरण के पीछे की ताकत, अभी आपने राजकुमार सर की बातचीत में सुना कि वो संस्कृत कॉलेज के स्थापना की बात कर रहे थे जो 1791 में स्थापित होता है। अब वो थियोरी बहुत पुरानी हो गई कि यहाँ से भारतेंदु बंगाल गए और वहाँ उन्होंने वो चीज़ें देखी और वहाँ से आए और हिंदी में उन्होंने नवजागरण शुरू कर दिया। नवजागरण पर प्रारंभिक समय, जैसा कि सर ने बताया, और काफ़ी चीज़ों से मेरी सहमति है, सभी बातों से। रामविलास शर्मा ने शुरुआत की कि मैं हिंदी नवजागरण और भारतेंदु को उसके केंद्र में रखा और वो सारी बातें हुई। उसके बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे भारतेंदु की वो केंद्रीयता जो है उस पर प्रश्न चिन्ह होना शुरू होता है, और तमाम सारे काम सर ने बहुत सारे संदर्भ दिए सोशल साइंस के लोगों के। मुझे सुधीर चंद्र का नाम याद आ रहा है। उतना ही नहीं, वसुधा डालमिया का काम है, वीर भारत तलवार ने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है शोध के माध्यम, खुद प्रोफेसर राजकुमार जी का काम, जिसमें कि वो नवजागरण को लेकर के आधुनिकता के प्रोजेक्ट के तौर पर उसको पेश करते हैं, और आधुनिकता के प्रोजेक्ट के तौर पर जो राष्ट्रवाद की संकल्पना है, उस राष्ट्रवाद की संकल्पना के लिए जो चीजें, मैं अपनी बात नहीं, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात लगातार हिंदी के नवजागरण पर काम करने वाले लोगों ने कही है, लेकिन जब तक मेरे पास कोई अपनी नई बात नहीं आ जाए तब तक उन बातों को बार बार कहना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। और इसलिए मैं वो बात कह रहा हूँ कि वो बेसिकली हिंदू नवजागरण है, और उसी के तर्ज पर आप उधर देखें तो वो मुस्लिम नवजागरण है। और वह लड़ाई पूरी की पूरी प्रशासन में अंग्रेजी राज में अपनी हिस्सेदारी को स्थापित करने की लड़ाई है, उसमें शेयर पाने की लड़ाई है, जिसमें एक समय तक मुस्लिम जो भद्र वर्ग है वो काबिज है, और उसके बाद उसमें शेर के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं हिंदू भद्र वर्ग, और फिर वो लिपि का मसला लेकर के आते हैं, वो पूरी बातें होती हैं। तो और भी लोगों को भी हमें सुनना है। मैं अपनी बात इस संदर्भ में, मैंने नवजागरण और बनारस के संबंध में यहाँ इस तरीके से कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। जब दरअसल मैं जो अगला सवाल पूछने जा रहा था उसकी भूमिका आपने मुझे दी यहाँ पर, हिंदू नवजागरण और हिंदी नवजागरण, जैसा कि आपने कहा, और उस समय के बहुत सारे जो स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम इस तरह की बात कहें, यह बात कहें। मैं अब चलूँगा आदरणीय कृष्ण मोहन सर की ओर, और सर इसी बात से मैं अपना सवाल रखता हूँ कि हिंदी उर्दू विवाद व नवजागरण की कोख से उपजा हुआ एक अवांछनीय तत्व था,
और वो अवांछित भी था। सबसे पहले तो ये है कि हम देखते हैं कि जो हिंदी की परिधि के भीतर बनारस में हो रहा है, उसका विरोध भी बनारस में ही हो रहा है। बनारस से बाहर भी, जैसे हम अगर भारतेंदु जी की भाषा नीति की ही बात लें, तो जहाँ बनारस में उनके स्वर से अलग स्वर शिव प्रसाद सितारे हिंद का था, वही दूसरी ओर हम देखते हैं अयोध्या प्रसाद खत्री जी का भी स्वर उनसे अलग है। यहाँ पे हम अगर देखें कि जो मदन मोहन मालवीय जो हिंदी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और दूसरी ओर हम देखें सर सैयद अहमद खान जो बाहर हैं, तो क्या जो उर्दू में घटित हो रहा था सर, वह हिंदी नवजागरण का प्रतिपक्ष था? क्या उसका प्रतिपक्ष रचा जा रहा था उर्दू की ओर से? मैं इस पर आपकी दृष्टि चाहूंगा। धन्यवाद सुशांत जी। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि हिंदी नवजागरण में जो हिंदी शब्द है वो भाषा के लिए नहीं, वो जिस अर्थ में रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति का प्रयोग किया है, या इकबाल ने हिंदी है हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा, जिस अर्थ में हिंदी का प्रयोग किया है, उसी अर्थ में हिंदी नवजागरण आता है। व्यावहारिक रूप से भले ही आप कह सकते हैं कि उसके जो परिणाम थे या उसकी जो अभिव्यक्तियां हैं वो उर्दू को और मुसलमानों को कहीं से अलगाती हैं, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर ऐसा नहीं है। दावा वो भी यही करता है कि हम समूचे हिंदी जाति को, हिंदी बोलने वाले जो इलाके हैं उनके समस्त जनसंख्या को साथ लेके चलते हैं, और हिंदी जाति से उसका आशय हो रही है, हिंदी नवजागरण से भी। एक सवाल जो आपने पूछा उसका पहले मैं एक स्पष्टीकरण अपनी तरफ से दे दूँ, फिर उस मुद्दे पर आऊँगा कि उर्दू में ऐसा नहीं है कि कोई अगर इस तरह का मतलब थेराइजेशन हो कि हिंदू नवजागरण और मुस्लिम नवजागरण चल रहे थे और दोनों एक दूसरे का प्रतिपक्ष बना रहे थे, मैं इस तरह से नहीं देखता। बल्कि मेरा ख्याल है जगन्नाथ भी जो इशारा कर रहे थे वो यही था कि दोनों ही तरफ के जो प्रभुत्वशाली तबके थे, और इस मामले में हिंदी नवजागरण अगर कुछ भी है 19वीं शताब्दी में जो हिंदी क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, उसे आप हिंदी आंदोलन कह लें, हिंदी नवजागरण कह लें, या जो भी कहें, वो निश्चित रूप से एक बड़ा सामाजिक आलोड़न है, एक सामाजिक परिघटना है, और जागरण तो है। जिन अर्थों में नवजागरण की बात हम करते हैं, या जिन अर्थों में रामविलास शर्मा और दूसरे लोग उसको मनवाना चाहते हैं, उसको हम माने या न माने, लेकिन कुछ खास तरह का जागरण तो वो है, और वो समाज के प्रभुत्वशाली तबकों का, ताकतवर तबकों का जागरण दिखाई पड़ता है। इस मामले में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जो हिंदी जात की बात आई, रामविलास शर्मा की ही जो अवधारणा है लोक जागरण वाली, नवजागरण से पहले उन्होंने हिंदी जाति का साहित्य नाम की अपनी किताब में विस्तार से इस लोक जागरण की जो धारणा है उसको प्रस्तुत किया था, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक वो एक तार्किक और सुसंगत अवधारणा थी, उसको अभी विकसित नहीं किया जा सका है। बाद में उन्होंने खुद ही थोड़ा सा रास्ता बदला, लेकिन ये जो लोक जागरण है, मध्यकाल में जो हमारी सभ्यता में एक नए तरह का विकास हुआ था, जो तमाम तरह के हस्तशिल्प के माध्यम से, जिससे हमारी सभ्यता एक अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि हुआ है। तो जो संत काव्य जिसे हम कहते हैं, निर्गुण काव्य, चूँकि बनारस अभी हमने कुलगीत में भी देखा, बुद्ध शंकर से लेकर के कबीर तुलसी तक का जो उल्लेख है वो ऐसे ही नहीं,
बनारस किन्हीं भी वजहों से बहुत पुराने समय से इस दो धाराओं का संघर्ष, अगर हम इसे कहें तो इसका केंद्र रहा। और 19वीं शताब्दी में भी जो भारतेंदु और सितारे हिंद, दरअसल अब ऐसा लगता है जैसे ये दो विरोधी लोग थे, लेकिन ऐसा नहीं था। पहली बात तो ये है कि सितारे हिंद ने बहुत पहले, जब भारतेंदु भी बच्चे थे, तभी उन सारे मुद्दों को उठाया था मजबूती के साथ और उसका नेतृत्व किया था। भारतेंदु उनके शिष्य की तरह से थे और उन्हीं के दिए हुए मुद्दों पर ये आंदोलन जो है आगे चला। भाषा लिखने के सवाल पर थोड़ा सा वो जो हिंदी नई चाल में ढली वाली जो बात है, तो नई चाल का थोड़ा सा मतलब था उसमें, लेकिन सितारे हिंद और भारतेंदु दोनों एक ही धारा के महापुरुष हैं बनारस में जो हुए। और निश्चित रूप से उसका संबंध, जो उस आंदोलन का संबंध है, वो मैं समझता हूँ, संकेत में ही कहूँगा कि शंकर और तुलसी वाली जो धारा है उसका विकास हो रहा था। एक बात और कह लूँ कि जो जगन्नाथ ने कहा कि 1857 में क्या भूमिका है, तो उस तरह से देखिए बहुत सारी भूमिकाएं जो है विस्मृत हो जाती हैं, लेकिन उपनिवेशवाद के संदर्भ में बनारस भी दो धाराओं का साक्षी रहा है। एक तरफ आप चेत सिंह जैसे उदाहरण को देखते हैं, दूसरी तरफ 1857 में जो काशी नरेश की भूमिका है उसको भी देखा जा सकता है। फिलहाल मैं अभी रुकता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने लोक जागरण की ओर इशारा किया, अपने अगले वक्ता हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर प्रभात मिश्र सर से मैं इसी ओर चलने के लिए कहूँगा कि सर, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह बहुत ठीक है कि नवजागरण के पहले इसी बनारस में एक लोक जागरण भी दिखाई देता है। वे कौन से तत्व थे जिसे नवजागरण ने उस लोक जागरण से लिया, और क्या कुछ ऐसे भी तत्व थे जो उस लोक जागरण के इतर किन्हीं अन्य स्रोतों से हिंदी में आ रहे थे? हम इन दोनों पक्षों पर आपकी दृष्टि चाहेंगे कि वो मूल पारंपरिक स्रोत हमारे नवजागरण के क्या थे और किन तत्वों को हमने बाहर से लिया। धन्यवाद। इसके पहले कि मैं आपके इन दोनों पक्षों पर कुछ कहूँ, उससे पहले जो तीन पक्ष आ चुके हैं उन पर भी कुछ कहना बनता है, क्योंकि जो पहला पक्ष था उसमें यह आया कि यह तो हिंदी नवजागरण अब और अधिक आगे ले नहीं जाया जा सकता, और सोशल साइंस की कुछ बातें की गई। मेरी अपनी सीमा है, मैं उतना समाज विज्ञान तो नहीं जानता, पर जिस अर्थ में साहित्य में सामाजिक कहा गया है उतना सहृदय तो हूँ। तो सामाजिक होने के नाते इस हिंदी नवजागरण को मैं इस तर्क से रुका हुआ फैसला नहीं मान सकता कि जब हम गुलाम हैं, जब हम परतंत्र हैं, तो ऐसे परतंत्र देश में नवजागरण संभव नहीं है, बल्कि उल्टा है मेरी समझ से। ऐसी परतंत्रता में ही जागरण की चेतना की जरूरत है, और हमारे यहाँ यह दिखा है। भारतेंदु जब कहते हैं स्वत्व निज भारत गहे, तो क्या वह स्वतंत्र भारत था? नहीं था, पर उसी भारत को स्वतंत्र करने की चेतना, उसकी चिंता थी। यह चिंता जागरण का प्रमाण है। और इसलिए देखिए, ये बहुत लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है, और अब वह बहस भी पुरानी हो गई है कि वह हिंदू नवजागरण था। इसी बनारस में उस घटना का तो मैं साक्षी हूँ कि भारतेंदु को नवजागरण का नायक बताने के बदले शिव प्रसाद सितारे हिंद को एक नवजागरण के अधिकारी विद्वान खलनायक बता रहे थे, और वह पूरा प्रसंग
तो बनारस के संदर्भ में जब नवजागरण पर बात करें तो इतना सीधा सरल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। समस्या हमारे समय की यह है कि हम अपने समय की चिंताओं, अपने समय के संघर्षों को इतिहास में लाद कर उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। यदि आज से 100-200 साल के बाद सोशल साइंस का कोई रिसर्चर यह तथ्य निकालता है कि 2025 में भारत में तदभाव जैसी पत्रिका की 1000 प्रतियां छपती थी और 5 जन्य जैसी पत्रिका की 5 लाख प्रतियां छपती थी, यह एक तथ्य है समाज विज्ञान में। पर उसका निष्कर्ष क्या निकालेगा वह कि पूरा यह हिंदी समाज 5 जन्य में छप रहे विचारों से अभिभूत था, क्योंकि उसकी 5 लाख प्रतियां बिकती थी और जिसकी 1000 प्रतियां आज के समय में बिक रही हैं, वह उनके निष्कर्ष से कहीं का नहीं ठहरेगा। पर हम जान रहे हैं अपने समय में रहते हुए यह सच्चाई नहीं है। तो अपने उस नवजागरण संबंधी चिंतन को हम वर्तमान की तराजू पर तौल रहे हैं। थोड़ा पीछे जाकर उसका सम्यक मूल्यांकन करना आवश्यक है। ठीक संकेत किया कृष्णमोहन जी ने, चेत सिंह का नाम लिया उन्होंने। यदि नवजागरण के 2 मुख्य आधार बताए गए हैं, साम्राज्यवाद का विरोध, और उस विरोध में ताकत तब मिलेगी जब हम अपनी भीतरी परेशानियों से मुक्त होंगे, यानी सामंतवाद का विरोध। तो साम्राज्यवाद का विरोध, उसकी पहली लड़ाई इसी बनारस में शुरू हुई थी। पिछले दिनों एक पुस्तक छपी है बाबू जगत सिंह के नाम से, और उस पुस्तक में थोड़ी भूमिका मेरी भी है, इसलिए मैं जान रहा हूँ। 1799 में लखनऊ के अपदस्थ कर दिए गए नवाब वजीर अली के साथ मिलकर जगत सिंह ने व्यापक आंदोलन चलाया था। 50,000 के करीब की सेना उन्होंने तैयार की थी। कहाँ से आए थे वो सैनिक? वो वही थे जिनके बीच नवजागरण की चेतना जग रही थी। वो किसान थे, वो जमींदार थे। इस पूरे परिक्षेत्र के जमींदारों ने एक निश्चित संख्या में अपने सैनिकों को निर्णायक लड़ाई में शामिल किया था। इन सारे तथ्यों को हम भुला नहीं सकते इस प्रसंग में। केवल 3 बातें जो बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ तुरंत ध्यान आती हैं कि ऐसी कौन सी चिंता थी भारतेंदु युग के लेखकों में। पहली चिंता तो थी निज भाषा उन्नति अहै, अपनी भाषा। पहले की मैंने चिंता की स्वत्व निज भारत गहे, हमारे भारत में अब और अधिक हम दूसरों के अधीन नहीं रह सकते, और नर नारी सम होए। इन 3 चिंता को हम कैसे भुला सकते हैं नवजागरण के प्रसंग में। यह शब्द पुराना हो चुका हो, घिसा पिटा हो चुका हो, इसका अर्थ अब वैसा न आ रहा हो। तो शब्द तो मेरा नाम प्रभात है, क्या वही अर्थ आ रहा है अब भी इसमें जो बहुत पहले आया करता था? नहीं आता है। बनारस की भूमिका नवजागरण के प्रसंग में इसलिए जाननी जरूरी है कि भारत दुर्दशा जैसा नाटक बनारस को छोड़कर भारत में कहीं नहीं लिखा जा सकता था। तरह तरह के जो पात्र हैं उसमें, इतने तरह के लोगों की रिहाइश बनारस को छोड़कर भारत में कहीं संभव नहीं थी। पूरे बंगाल का नवजागरण अंततः कहाँ पहुंच रहा था? बंग माता के आंदोलन पर। पूरे महाराष्ट्र का नवजागरण, आप पुस्तक देख लीजिए महाराष्ट्र जीवन प्रभात, उसकी चिंता वहीं तक सीमित थी। यह इस नाटक का शीर्षक ही इस बात का संकेतक है कि यहाँ पहुंचकर नवजागरण की चिंता में पहली बार भारत उपस्थित होता है। और छोटे से उस नाटक के अलग अलग पात्रों को आप देखिए, पूरे भारत के जागरण का बोध होगा आपको। एक पात्र ही है भारत दुर्दशा नाम का। मैथिली शरण गुप्त 1912 में जब भारत भारती की रचना करते हैं, तो हमारी जो आज की समझ है वो आज नहीं पैदा हुई है कि हम क्या कर रहे थे, क्या नहीं करना था। ये सारी चीजें उस समय भी मौजूद थी। कहते हैं वो, है ब्रिटिश साम्राज्य की ही कृपा कि हम कुछ जग गए। वहाँ जगना कहाँ से आ गया है? समाज विज्ञान से नहीं आया।
पर चिंता तो है कि हम जग रहे हैं। यह जागरण शब्द जहां से भी आप ले आए, पर इस कविता के प्रमाण से मैं कहता हूं कि एक जागरण हो रहा था। ये जो तीन जो कह रहे हैं कि क्या है ऐसा कि लोक जागरण की परंपरा को बनारस और भारतेंदु मंडल के लेखकों ने सीधे सीधे अपनाया, इन दोनों की कड़ी को हम कैसे जोड़ सकते हैं? तीन चिंताएं दिखाई पड़ती हैं नवजागरण के अग्रदूतों के यहाँ। एक तो अपनी भाषा और अपने साहित्य का प्रसार, कुछ लोगों तक उसकी पहुंच थी, उसको बहुत लोगों तक पहुंचाना है। इस प्रसार के साथ एक दूसरी चिंता थी कि अपनी भाषा और उस भाषा में रचे जा रहे साहित्य का संस्कार, जो कुछ हम अब तक रचते आ रहे हैं वह ठीक नहीं। और तीसरी चिंता थी उसका विस्तार अलग अलग ज्ञान के विषयों पर। क्वींस कॉलेज की चर्चा कर रहे थे, पर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, उसके समानांतर विज्ञान प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी इसी बनारस में। और जो अंतर करता है, क्यों इन दोनों की जरूरत है, जो बंगाल में नहीं था, वहाँ अक्षय कुमार दत्त बड़े नवजागरण कालीन विचारक हुए। उन्होंने विज्ञान के सूत्रों को लेकर के लोगों को समझाना शुरू किया। कहा कि प्रार्थना करिए और उद्यम करिए, इन दोनों का नतीजा होगा कि अच्छी खेती होगी। प्रार्थना प्लस उद्यम इक्वल टू अच्छी पैदावार। अब दूसरा सूत्र दिया, उद्यम इक्वल टू अच्छी पैदावार। निष्कर्ष निकाला कि प्रार्थना इक्वल टू शून्य। यह जो वैज्ञानिक बुद्धिवाद था, इसके अधूरेपन को बनारस ने ठीक किया, दुरुस्त किया। केवल वैज्ञानिक चिंता से यह मामला आगे नहीं बढ़ सकता है, इसके भाव प्रसार की भी जरूरत है। और उस पूरी प्रक्रिया को, जिसको अपने समय तक उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर 1857 की जो क्रांति है उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए रामविलास शर्मा ने नवजागरण का पहला चरण कहा, पर हमें थोड़ा और उसके पहले जाकर देखने की जरूरत है। इसी बनारस में जब जेम्स प्रिंसेप ने हमारी पुरालिपि को पढ़ने में सफलता पाई, तब जाकर हमारे सामने अपना इतिहास स्पष्ट हुआ। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, ये मालूम कैसे हुआ कि हम कौन थे? उसके पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि हम कौन थे। हम अपने ही इंस्क्रिप्शंस को पढ़ नहीं पा रहे थे। इस बनारस ने यह काम संभव किया, तब जाकर के हमें मालूम हुआ कि हम कौन थे। और इस हम कौन थे कि मालूम होने के बाद यह चिंता आती है और क्या होंगे अभी। तो इसको आप ओझल नहीं कर सकते इस जानकारी को कि हम कौन थे, भले ही वह पराधीनता के दौर में मिली हुई जानकारी हो। असल नवजागरण यह है कि हम समझ लें कि हम पराधीन हैं। स्वाधीन तो हम हो लेंगे जब समझ लेंगे, तो जब मालूम ही नहीं है तो किस चीज से आज़ादी पाएंगे। मालूम होना ज़्यादा जरूरी है। इस बात से परिचय पाना ज़्यादा जरूरी है कि हमारा बंधन क्या है, हमारी समस्या क्या है, हमारी रुकावट क्या है, हमारी चिंताएं क्या होनी चाहिए। निराकरण का रास्ता तो स्वतः खुलता जाता है। तो इस प्रसंग में इतना ही। बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम राजकुमार सर की ओर रुख करते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि चिंताएं थी और बहुत वाजिब चिंताएं थी, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ज़रूरत थी, इसलिए हम जागृत भी हुए। खास करके मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ, बैंकिंग में, अगर उधर भी एक नज़र हम देखें तो उस ज़माने में जो दादा भाई नौरोजी ने जिस तरह से मनी ड्रेन पे किताबें लिखी कि भारत से कैसे हमारा सारा धन विदेशों में जा रहा है, और उस चिंता से उद्बुद्ध होकर के बैंकिंग की स्थापना, और फिर लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में, जो कि पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में था। तो हम देख रहे हैं कि ये जरूर साहित्य तक महदूद नहीं है, बल्कि साहित्य से बाहर भी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और बनारस कहीं ना कहीं उनमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्र की चेतना, स्वतः पर निज भारत गहे, सर ने बात कही। लेकिन एक चीज़ जो खटकती है, अगर हम राष्ट्र की बात करें
तो दूसरी ओर दूसरे हाथ पे हमें राजभक्ति भी दिखाई देती है। एक ओर स्वत्व निज भारत गए तो दूसरी ओर पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजियो सदा विक्टोरिया रानी। तो ये राष्ट्रवाद और राजभक्ति, इन दोनों के नजरिए से नवजागरण पर आदरणीय राजकुमार सर को सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि जो तरीका है आपका, उसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करें, या तो आप समय निर्धारित कर दें कि एक बार में एक व्यक्ति इतना लिखेगा, तो फिर न्याय हो सकता है। दूसरी बात ये है कि कैसे विनीत, वैसे शायद ये संभव ना हो एक सीमा के बाद, लेकिन अगर हम अपनी बात रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम परस्पर तर्क वितर्क करेंगे तो फिर वो बात बहुत दूर तक जाएगी। और ये ठीक है कि मेरी बात अंतिम नहीं तो किसी की भी बात अंतिम नहीं। इसलिए इस भाव से चर्चा करना और आगे बढ़ाना कि जो मैं कह रहा हूँ वो अंतिम है और सत्य है, और जो दूसरा कह रहा है वो गलत है क्योंकि मैं अंत में बोल रहा हूँ, ये तरीका मेरे समझ से सही नहीं। और जैसे और लोग बोल सकते हैं, सभी लोग बोल सकते हैं, मैं भी इन सारे विषयों पर घंटों बोल सकता हूँ और आपको काफ़ी बोर भी कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरा इरादा नहीं है। कुछ बातें मैं ज़रूर रखना चाहूँगा कि अगर आप 19वीं सदी से नवजागरण की बात करते हैं, आधुनिक युग की शुरुआत की बात करते हैं, तो जाने न जाने आप उपनिवेशवाद को जस्टिफाई भी करते हैं। उसमें वो इम्प्लिसिट है कि न उपनिवेशवाद आता, न आपके यहाँ जागरण आता, न तो राष्ट्रवाद की भावना आती, न तो आप आधुनिक युग की शुरुआत होती। अगर जिन भी लोगों को ये अच्छा लगता है कि वो आए और उन्होंने हमें सभ्य बनाया और वो ना आते तो हमारे अंदर इस स्वाधीनता की चेतना ही ना, तो उनको ज़रूर उनको मानना चाहिए, उसमें कोई अर्थ नहीं कि वो प्रकट हुए, वो बड़े दयालु थे और उन्होंने आधुनिकता का, राष्ट्रवाद का, आधुनिक सभ्यता का हमें ज्ञान दिया। लेकिन अगर ये लगता है कि भाई उपनिवेशवाद भारतीय सभ्यता के इतिहास में एक सार्थक हस्तक्षेप नहीं था, भारतीय सभ्यता की प्रगति को उसने बाधित किया, उसके सहज प्रभाव को और ज़्यादा जटिल और समस्याग्रस्त बनाया, तब फिर उपनिवेशवाद को, अंग्रेजी शासन को इतना बड़ा श्रेय देने से पहले कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति तो जरूर सोचेगा कि क्या ये अधिकार उनको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। और जिनको सही लगता है वो जरूर, क्योंकि कई लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि वो देर से आए और जल्दी चले गए, तो बुलाया जा सकता है, बुलाने का प्रयास कर भी रहे हैं कुछ लोग, अच्छा है, और आए और फिर से संभाल लें। जो बीच में हम लोग सफलतापूर्वक उस दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे तो आ जाएंगे, हो सकता है कि बना हो जाए, इसमें कुछ बुरा नहीं। लेकिन पूरे के पूरे भारतीय इतिहास की समझ, भारतीय सभ्यता की समझ, भारत में धर्म और जाति की भूमिका के बारे में, भारतीय राष्ट्र का क्या स्वरूप हो, भारतीय राष्ट्र के विकास और प्रगति का क्या मतलब हो, इन भाषाओं का क्या स्वरूप हो, इन सब के बारे में जो कुछ सोचा गया 19वीं सदी में, वो उन्हीं नियमों के तहत सोचा गया है जो नियम हमारे औपनिवेशिक अध्येताओं ने तय किए। खेल के नियम उन्होंने तय कर दिए और कहा कि इसमें आते ही नियम हमारे, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलिए, हमें भी पराजित कर दीजिए, कोई हर्ष नहीं, लेकिन अंततः हम पराजित होकर के भी हम जीतेंगे, क्योंकि आप वही कर रहे होंगे जो हम चाहते हैं। पूरे के पूरे 19वीं सदी के में जो भी हुआ, जागरण हुआ या जो भी हुआ, उस प्रोजेक्ट की समस्या यही है कि खेल के उनके द्वारा निर्धारित नियमों के अंदर ही आप खेलते हैं। आपने कभी ये प्रश्न नहीं उठाया कि नियम तो हम बनाए, नियम उन्होंने बनाए, और इसीलिए
जैसे मैं कह रहा था कि बनारस संस्कृत कॉलेज की बात करनी चाहिए, बनारस के नवजागरण चलकर यहीं पर, और बंगाल में कलकत्ता, मद्रास, दक्षिण में ये 3 बड़े केंद्र थे जो औपनिवेशिक अध्येताओं ने स्थापित किए। और उसमें जो उन्होंने काम किया भारत के अतीत की समझ विकसित करने में, भारत में धर्म और जाति की भूमिका को समझने में, और भविष्य के भारत की परिकल्पना निर्धारित करने में, उन पश्चिमी विद्वानों के काम को आप भुलाकर हिंदी में लोग जो कुछ कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको पूर्व पक्ष मालूम ही नहीं या आप उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। ये तो उत्तर पक्ष है। और संयोग ऐसा है कि बद्री जी आ गए हैं, ट्रॉटमैन ने बंगाल रेनेसांस और फिर मद्रास के बारे में इस तरह का एक बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी काम किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि भाई नियम उन्होंने बनाए कि आपको ऐसे सभ्य होना है, आपको ऐसे एक राष्ट्र बनाना है, आपको ऐसे प्रगति करनी है, आपको ऐसे एक भाषा बनानी है। एक राष्ट्र होगा तो फिर एक भाषा भी होनी चाहिए। ये आपको इस तरह की धार्मिक और जातिगत आइडेंटिटीज बनानी जो सिंगुलर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा, आप याद कीजिए, एक बड़े अद्भुत स्कॉलर हुए हैं बनारस के पास रह करके भी उन्होंने काम किया था, बर्नार्ड कून। उन्होंने इस चीज़ को लिखा है कि यूरोप ने केवल भारतीय महाद्वीप को नहीं जीता, उन्होंने यहाँ की समूची ज्ञान परंपरा को भी अपदस्थ कर दी। उसके बाद जो कुछ भी सोचा गया है वो पश्चिमी आधुनिकता की, औपनिवेशिक आधुनिकता के ज्ञान मीमांसा के अंदर रह करके सोचे गए। वो जागृति, वो जागरण, वो राष्ट्र का स्वप्न, वो सब कुछ, उसके पैरामीटर, उसके रूल्स उन्होंने निर्धारित किए। दक्षिण भारत में हैदराबाद में हैं, बड़ी अच्छी विदुषी हैं सुशी थॉल, उनका एक अद्भुत निबंध है अरेंजमेंट ऑफ अलायंस, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को साफ साफ दिखाया है कि भारतीय भाषाओं में जो कुछ लिखा जा रहा था, वो सोचा जा रहा था, भारतीय भाषाओं का जिस तरीके से विकास किया जा रहा था, वो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य के नक्शे कदम पर किया जा रहा है। ये विरोध का नहीं, सहयोग का संबंध है। और अगर आप हिंदी साहित्य पर भी ध्यान दें तो वहाँ पर भी दिखाई पड़ता है कि चाहे वो उपन्यास की बात हो, रामचंद्र शुरू कर रहे हैं, कहते हैं अंग्रेजी ढंग का नावल, चाहे प्रेमचंद कहानी की बात करें तो भी अंग्रेजी ढंग की कहानी की बात करते हैं, सुमित्रा नंदन पंत अंग्रेजी ढंग की आलोचना की बात करते हैं। उसी तरह के राष्ट्र की बात आप सोचते हैं कि एक राष्ट्र उसी तरह का होगा, उसमें सारे अंतर और ये सबको मेट माट करके ख़त्म करके हम एक राष्ट्र बनाएंगे, उसको होमोजेनाइज करेंगे और उसकी एक भाषा होगी, इस तरीके से हमारा विकास होगा। तो अगर इस दृष्टि से 19वीं सदी के हमारे चिंतकों को आप देखें और भारत के अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में जो समझ है, वो तो कई मामलों में ज़्यादातर जो टॉट का एंटिक्विटी है उस पर आधारित, और दिलचस्प है कि उसका इतना गहरा असर स्वयं भारतीय दर्शन पर है कि वो चाहे वो संयुक्त स्वयंवर की बात हो या जयचंद के बारे में बात हो या और दूसरी चीज़ों की बात हो, वो सब उसमें मुब्तला है। अगर आप बहुत गहराई से उसकी समीक्षा कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कई बार कि आर्थिक दोहन, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि विदेश चल जा, उसके अतिरिक्त कोई ऐसी नई पहलकदमी आप नहीं कर रहे थे जो औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा के द्वारा निर्धारित मानकों से बाहर जाती है। और इसलिए इसको बहुत सारे लोगों ने कहा है, मैं कौन होता हूँ अकेले कहने वाला, कि उनका का पूरा हमारा आधुनिकता का प्रोजेक्ट इतना यूरोसेंट्रिक रहा है, उसी चीज़ को कि जो कुछ यूरोप में हुआ जैसे हुआ हम अपने यहाँ भी वैसा ही रिपीट करना चाहते हैं। तो जो भी कथित चिंतन है वो कहाँ पर और किस बिंदु पर उससे बाहर जाता है। राष्ट्र की आपकी अवधारणा वो वेदों वाली नहीं, वो यूरोप से आई जो 17वीं 18वीं शताब्दी में विकसित हुई, उसको आप भारत पर लागू करना है और उसको उसी तरीके से लागू करना है। अब विडम्बना ये है और दिलचस्प ये है, अब
प्रेमचंद जैसा आदमी ये लिखता है बाकायदा कि हम हिंदी भाषा में ही राष्ट्रभाषा बना रहे हैं, उसका इतना गहरा असर है उस दौर के लोगों पर कि हर आदमी अपने ढंग से एक राष्ट्र बनाने में लगा है। उस राष्ट्र बनाने के पैराडाइम के अंदर उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जिस समय मैंने कहा कि जो खेल के व्यापक नियम हैं उसको आपने चुनौती नहीं, उसको आपने प्रश्नांकित नहीं किया। और इसीलिए ये बात सही है कि उस समय तक उस दौर में ये समस्याएं उतनी विकराल थी, लेकिन उसकी नींव आपने रख दी। अब आप अगर सिर्फ हिंदी साहित्य पर ही ध्यान दें तो हिंदी साहित्य पर जहाँ वो बाहरी प्रभाव की बात आती है, चाहे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में हो कहीं इतिहास में, वहाँ इम्प्लाइड है कि उसका मतलब उस कथित मध्यकाल से है जिसमें बाहर से कुछ अलग तरह का धर्म मानने वाले लोग आए। तो वहाँ पर भी आप देखिए कि पूरी की पूरी जो इतिहास की समझ है, धर्म की समझ है, धर्म और अलग अलग धर्मों और जातियों के पारस्परिक संबंध की समझ है, वो वही है जो यूरोप के विद्वानों ने, पश्चिम के विद्वानों ने, जिसको एडवर्ड सईद और तमाम बहुत व्यापक काम हो उसकी चर्चा करने का मतलब नहीं, उन्होंने उसको दिखाया है खोल करके कि भाई आप वही कर रहे हैं। बहुत अच्छे नेक इरादे से, बहुत प्रतिभाशाली परिश्रमी होने के बावजूद भी आप ज़्यादातर वही कर रहे हैं जो आपके कॉलोनी मास्टर्स ने चाहा है और जिसके नियम उन्होंने नहीं रखे। और ये केवल भारत की विडंबना हो ऐसा नहीं, यूरोप से बाहर की ज़्यादातर सभ्यताओं की विडंबना रही है कि यूरोप की ज्ञान मीमांसा से बाहर वो कैसे नहीं। आज भी ये चुनौती है। इसमें अगर आप भारत के संदर्भ में देखें तो कुछ स्वर दिखाई पड़ते हैं 20वीं सदी में, जैसे गांधी का एक स्वर जहाँ वो यूरोप की ज्ञान मीमांसा की परिधि से बाहर निकल करके कुछ यूरोप की आधुनिकता के प्रोजेक्ट को प्रश्नांकित करते हैं। लेकिन और इस बात को इतना ज़्यादा लोगों ने कहा है, इस पर काम हुआ है, थ्योरेटिकल काम हुआ है, एम्पिरिकल काम हुआ है कि उसके बारे में पूरी चर्चा अगर की जाए तो बहुत समय लगेगा। लेकिन बात सोचने की ये, अब जैसे मुझे याद आ रहा है बोलते हुए, आप जानते होंगे कि फुले साहब थे इतिहास के बड़े विद्वान, उन्होंने लिखा है कि 57 के विद्रोह के बाद अंग्रेज शासकों को ये समझ में आया कि भारत में अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो जाति और धर्म की एक्सक्लूसिव अस्मिताएं आपको बनानी है। जाति की वो अवधारणा जो 19वीं सदी में विकसित होती है, जो बहुत एक्सक्लूसिव रिजिड है, और यह धर्म की वो अवधारणा जो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, रिजिड है, और जिसमें अलग अलग तमाम तरह के संप्रदायों को, लोगों को आप शामिल करते हैं, जिसमें 1872 का संसद बड़ा प्रमुख है। ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं और उनको आज तक हम कैसे ढूंढते हैं, अगर इस पर हम विचार नहीं करते हैं और ये मानते हैं कि उस दौर में जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और बस उसी का गुणगान करने की आवश्यकता है, तब वहाँ भी कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर ये लगता है कि आज भारतीय समाज में जो समस्याएं हैं जिनका हम आज सामना कर रहे हैं, तो उनका कुछ संबंध हमारे 19वीं सदी की कथित नवजागरण या उस समय के ज्ञान की जो परिकल्पना हम लोगों ने विकसित की कथित रूप से। मज़ा तो यही है कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो हमारे मास्टर्स चाहते हैं। अगर वो हमें सही लगता है तब तो कोई समस्या नहीं, तो वो भी सही है। लेकिन अगर हमें लगता है कि आज भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्र जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसमें कुछ मुश्किलें हैं और उनके समाधान की दिशा में हमें सोचना चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं 19वीं सदी के उस नवजागरण के दौरान जिस प्रकार की परिकल्पनाएं और अवधारणाएं विकसित की गई, चाहे वो साहित्य से संबंधित हों, चाहे धर्म से संबंधित हों, चाहे विकास को लेकर हों, चाहे राष्ट्र को लेकर के हों, ये चाहे भाषा को लेकर के हों, एक बहुभाषी समाज को एक भाषी समाज में कैसे आपने रूपांतरित कर दिया। भाई हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी का झगड़ा ही नहीं हो सकता।
अगर आप सबको तोड़ ताड़ के कथित रूप से एक सिंगुलर भाषा को राष्ट्र के साथ जोड़कर करके न करें। तो ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन अगर ये लगता है जैसा कि मैंने कहा कि नहीं वो सब कुछ सही कर चुके हैं और सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर न तो 19वीं सदी के नवजागरण के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है और न भारतीय इतिहास की जो समझ है और हमारे पश्चिम के कॉलोनियल मास्टर्स ने विकसित की और जिसको हम मानते हैं कि यही भारत है, यही हिंदुत्व है। अगर उनकी समझ को आप हम हिंदू सभ्यता मानते हैं या उनकी समझ को ही हम मानते हैं कि उन्होंने जो भारत के अतीत की तस्वीर खींची वही सही है, तो मानना चाहिए। लेकिन अगर गहराई से विचार करेंगे, और ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, उस पर सैकड़ों किताबें हैं, तो आप पाएंगे कि भारत के अतीत और इतिहास और संस्कृति की जो भी उदाहरण है उनमें से ज़्यादातर, और जिनको हम सही मानते हैं, सही मानकर अपने सीने से चिपकाए रखते हैं, वो सारी अवधारणाएं 19वीं सदी में हमारे पूर्व मास्टर्स ने, अध्येताओं ने गढ़ी और उसको हमने इस तरह से चिपका लिया कि वाह मिल गया, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, कोई समस्या। धन्यवाद सर। तात्पर्य अगर इस पूरी बात का लगोल आप और मेरे प्रश्न से जोड़ के देखें तो कहना न होगा कि राष्ट्रवाद जो हमारा विकसित हो रहा था ये कहीं ना कहीं राजभक्ति के उसकी बात कह रहा हूँ, उस पर विकसित हो रहा था। इसी बात से हेलो, इस बात से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आदरणीय कृष्ण मोहन सर की ओर। जैसा कि सर अभी राजकुमार सर भी बात कर रहे थे और हाल फिलहाल एक पुस्तक आई है एलिशन बुश की, जो केशव दास पे उन्होंने केंद्रित करते हुए केशव सुनहु प्रवीण के नाम से लिखा है। उसमें एलिशन एक जगह कह रही हैं कि जो नवजागरण काल में ये राष्ट्रवादी चिंता विकसित हुई, इसने हमें इस पर केंद्रित किया कि हम अब सोचें कि साहित्य वो है जो देश का भला कर सके, जो भाषा का भला कर सके, और इसने हमें उस क्लासिक परंपरा से जो ठीक इसके पहले यानी रीतिकाल में जो क्लासिक लिखा जा रहा था उससे और उसके पहले की जो इंडिजिनस हमारी ज्ञान परंपरा है उससे काटने का काम किया। मैं आपकी राय इस बात पर जानना चाहूँगा कि क्या नवजागरण का एक पक्ष यह भी है? देखिए, मुश्किल ये है कि हमारा नवजागरण और हमारे राष्ट्र निर्माण की जो परियोजना है वो जितनी यूरोसेंट्रिक है, उसके विरोध में हम जब सोचते हैं तो वो विरोध भी जो है उतना ही यूरोसेंट्रिक हो जाता है। मेरी जानकारी में औपनिवेशिक आधुनिकता शब्द का इस्तेमाल मुक्तिबोध में कामायनी एक पुनर्विचार नाम की उनकी जो किताब है उसमें न केवल इस्तेमाल किया है बल्कि विस्तार से कुछ पृष्ठों में उस पर अपनी बात भी कही है। हमारे तमाम विचारकों ने, हिंदी उर्दू के लेखकों ने, शमसुल रहमान फारूकी का नाम मैं लेना चाहता हूँ, जो एक छोटी सी किताब है उर्दू का आरंभिक युग। अगर आप देखेंगे तो हिंदी उर्दू के मसले को जितने साफ तरीके से उन्होंने सुलझा दिया। अब ये है कि ये हमारे बहुत सारे जो आग्रह हैं उनके विरोध में चली जाती हैं ये बातें। तो सच्चाई को मौका देना चाहिए कि वो आपका विरोध कर सके। बचपन से हमने जो सीख रखा है मरते दम तक उसी का निर्वाह करेंगे, ये कोई बहादुरी नहीं है। विचार के क्षेत्र में भारतेंदु कबीर की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे, ये बात मुझे नहीं जो है। और मैं 2 मिनट से ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं ऐसे किसी कंपटीशन में नहीं हूँ। देखिए 1857 जो है
और उसके पहले का जो भारत है, आपके सवाल को मैं इसी से जोड़ ले रहा हूँ। रीतिकाल के बारे में जो कुछ आपने कहा उसको मैं 1857 से पूर्व के भारत की जो शानदार उपलब्धियाँ हैं उनमें से एक मानता हूँ। और जो वो सभ्यता हमारी बनी थी, जिसका संकेत मैंने पहले भी किया था, वो प्रमुख रूप से भारत के शिल्पियों, कारीगरों और अगर आप चाहें तो उसे जो है लघु कुटीर उद्योग उस जमाने का कह लें, उनके जो विशाल जो योगदान था और उसका पूरी दुनिया में जिस तरह का जो है बोलबाला था, उसके आधार पर उस सभ्यता के अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया 1857 के दमन और उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक वाक्य हमने बचपन से इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि उन्होंने भारत के शिल्पकारों की कमर तोड़ दी और भारत को कच्चे माल की मंडी में बदल दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देश को या तो आप उस नज़रिए से देख सकते हैं कि एक बनता हुआ भारत था, एक विकसित होता हुआ आधुनिकता की तरफ बढ़ता हुआ भारत था, जिसके आर्थिक बुनियाद इन चीज़ों पर रखी हुई थी जिसे अंग्रेज़ों ने नष्ट किया, और या उस नष्ट करने के बाद अंग्रेज अपनी परियोजना के तहत जो कुछ कर रहे थे, जिसमें हमारे नवजागरण के लगभग सभी नायक शामिल थे। और मैं बिल्कुल राजकुमार जी के इस बात से सहमत हूँ कि हिंदी नवजागरण की जो पूरी परियोजना थी वो औपनिवेशिक परियोजना के अंतर्गत थी। उसका विकास था, ठीक है, वो भी एक चीज़ है, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिरोधी जो धाराएं हैं उनको देखना हम भूल न जाएं। और सिर्फ एक बात, आखिरी बात ये कि ब्रिटिश पीरियड में भी कैसा भी औपनिवेशिक प्रोजेक्ट चल रहा हो, शासन चल रहा हो, उसके प्रतिरोध में तो जागरण हो ही सकता है, वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। हमारे राष्ट्रवाद के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो ये आधुनिक राष्ट्रवाद है, जिसको औपनिवेशिक राष्ट्रवाद ही कहना उचित होगा शायद, ये इसका जो स्वरूप है ये भी वही जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा कांग्रेस के नेतृत्व में चला, उसी मतलब आंदोलन की परिणत के रूप में ये राष्ट्र हमें मिला। और आप जानते ही हैं कि उसे 1947 को आज़ादी अगर हम कहते हैं तो बंटवारा भी कह सकते हैं। और आज़ादी उस 1947 की तथाकथित जो परिघटना थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में आज़ादी का विकास हुआ या बंटवारे का विकास हुआ। तो अगर इन सारी चीज़ों पे हम चिंतित हैं, तभी इस तरह की बातचीत का हमारे लिए कोई महत्व है। धन्यवाद। जगन्नाथ जी, उपन्यास विधा को मध्यम वर्ग के साथ जोड़ करके देखा जाता रहा, और हम देखते हैं कि नवजागरण काल में हिंदी में उपन्यासों की परंपरा शुरू होती है, नाटक भी लिखे जाते हैं, और उनके विषयों पर हम एक बार चलें। एक और तो हम भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा और इत्यादि चीज़ें देखते हैं, अंधेर नगरी, लेकिन दूसरी ओर देखते हैं कि उसमें बिगड़े का सुधार, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, ऐसे उपन्यास के विषय बनाए जा रहे हैं। अकस्मात ऐसी क्या आवश्यकता थी उस युग में कि इस तरह के विषयों पे बहुत बड़ा लेखन हुआ? क्या कारण थे इनके? देखिए, वो जो भी बातें अभी मतलब पिछले 40-45 मिनट से हो रही हैं, उन बातों में ये संदर्भ आ चुका है लगभग। और जो प्रोफेसर राजकुमार जी ने बात कही और जिसकी तस्दीक की कृष्णमोहन जी ने, कि वो पूरा औपनिवेशिक आधुनिकता के प्रोजेक्ट के तहत, जिसे आप हिंदी नवजागरण कह रहे हैं, वो विकसित हो रहा था। तो वो उस प्रोजेक्ट की ही देन थी कि हमें इस तरीके के विषयों पर, इस तरीके की चीज़ों पर जा कर के अपने को सुधारना था, अपने को हमें अच्छा बनाना था, किसी की तरह बनाना था। वो जिसकी तरह बनाना था, वो एक मूर्ति हमारे सामने थी
एक चित्र हमारे सामने था जिसकी तरह का हमें एक और चित्र बनाना था, और वो चित्र हिंदुस्तान का था। हमें वैसा देश खड़ा करना था। इसीलिए जब आप कहते हैं कि वो स्वतः तो निज भारत गहे की बात हो रही है या निज भाषा उन्नति की बात हो रही है, तो वो भी हिंदुस्तान की परंपरा का वो विकास नहीं है। स्वतः तो निज भारत गहे और निज भाषा उन्नति अहै, यानी एक भाषा चाहिए। स्वत्व की बात कोई खराब बात नहीं है, स्वत्व की बात होनी चाहिए, लेकिन जिन संदर्भों के साथ वो हो रही थी और वो जो स्वत्व हो किनका, क्या उसमें जब कहते हैं स्वत्व निज भारत गहे तो पूरा भारत शामिल है? ये ठेकेदारी किसको दी गई कि आप कह रहे हैं कि ये पूरे भारत की हमारे पास वो जो है। और यहीं पर मुझे लगता है कि इस संदर्भ की भी बात होनी चाहिए, और जाहिर सी बात हो सकता है हुई हो बात, मैं जहां तक नहीं पहुंच पाया हूं, कि उस पूरे दौर में क्या सिर्फ यही 4-5 लोग थे, या भारतेंदु मंडल और सैयद अहमद का पूरा जो मंडल और ये शिवपता सितारे हिंद, इतने ही लोग सारा कुछ कर रहे थे, यही सब तय कर रहे थे? इनके अलावा दूसरे लोगों की कोई भूमिका नहीं थी? जिन लोगों ने कुछ काम किया है, और बल्कि एक इंटरव्यू में भी पढ़ रहा था राजकुमार सर, फ्रांचेस्का ओर्सिनी का तद्भव में छपा है, बहुत विस्तार से उन्होंने बताया है कि उन्हीं दिनों में निहायत ही व्यवहारिक समस्याओं पर, जो बेहद जरूरी समस्याएं हैं, उनको केंद्र में रखकर, और जो बात अभी प्रभात जी कह रहे थोड़ी देर पहले कि 200 साल के बाद कोई देखेगा कि फला पत्रिका के इतने अंक, मतलब इतनी प्रतियां और फला की इतनी प्रतियां, तो वो निष्कर्ष ये निकालेगा कहीं ना कहीं हम भारतीय और इन लोगों को सेंटर में रख करके इसी निष्कर्ष की तरफ जाते हैं कि यही जो कुछ कर रहे थे वो हिंदुस्तान का वो हिंदी का नवजागरण था। इसके अलावा जो दूसरी आवाजें थी, जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे लोग काम कर रहे थे, उनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है, उनके बारे में भी हमें विचार करने की जरूरत है। तब हमें सिर्फ ये नहीं दिखेगा कि वो आदर्श दंपति की बात हो रही थी या जितने संदर्भ आपने दिए कि उन्हीं विषयों पर लिखा जा रहा था। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस दौरान कोई अपनी आत्मकथा लिख रहा है, और वो क्या है, एक क्लर्क, मामूली सा क्लर्क है, और वो अपनी आत्मकथा लिख रहा है। वो बहुत सारा काम कर रहा है, रामचरितमानस की चौपाइयों का अनुवाद कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। यही आपके मिर्जापुर के पास का संदर्भ दिया, फ्रांचेस्का जी के संदर्भ से मैं बता रहा हूँ। और वो अपनी आत्मकथा लिखने का आत्मविश्वास उसके पास है कि मुझे अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए, उसको हमें सामने लाना चाहिए। तो ऐसा बहुत कुछ था जो उस दौरान हो रहा था, जिसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। तब हम इस औपनिवेशिकता के प्रोजेक्ट और उस अनायास के स्वाभिमान से कि नहीं हमने सब कुछ कर लिया, इन दोनों से शायद बच करके एक तीसरे रास्ते पर, एक नए रास्ते पर चल सकते हैं। बहुत धन्यवाद। इस सेशन का अब आखिरी सवाल है, चूंकि समय हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं। सर बस इसमें मैं एक बात मैं अपनी ओर से इसमें इसी बात में मिलाता हूँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु मंडल के बहुत सारे जो लेखक थे, उस जमाने में, उस समय में एक अंतर्वर्ती धारा बह रही है नवजागरण में, जिसमें अपने आप को सुधार करने की बात चल रही है। जगन्नाथ जी ने भी जो बात कही, और आत्म जो पुनर्विचार, अपने आत्मावलोकन का एक स्वर दिखाई देता है। क्या आज जो उस आत्मावलोकन के स्वर में वे केंद्र में आते हैं, या उनकी चिंता है जो समाज में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे? क्या हम, आप जो भी बात कहें उसमें इस पर भी एक दृष्टि डालें कि क्या हम आज जो विमर्श हमारे सामने है, जो बहुत सारे वंचित तबके के विमर्श चल रहे हैं, क्या इसकी पूर्व पीठिका नवजागरण काल में देख सकते हैं? बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं। समय की तरह आर्यपुत्र आर्य होने का दावा तो नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को किनारे रखते हुए केवल इतनी बात आपसे निवेदन करना है कि औपनिवेशिकता का मुकाबला करने के लिए हम कहाँ से
ताकत जुटाएंगे। यदि आपके सामने कोई बंदूक से आक्रमण कर रहा हो तो लाठी से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको वही चुनना पड़ेगा। इतिहास आपके पास नहीं है, यह बेहतर स्थिति है, या जैसा भी इतिहास आ रहा है पहले उस पर विचार करें, उसको आगे बढ़ाएं। मेरी समझ से यह रास्ता ज़्यादा श्रेयस्कर है। यह निराला ने अपनी कविता में राम की शक्ति पूजा में लिखा, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। क्यों लिखा? ये स्ट्रेटजी है। जितने तरह से आक्रमण हो रहे हैं, तो चूंकि आक्रमण की प्रकृति बदल रही है, तो उसका सामना करने वाले को भी अपने में परिवर्तन करना ही होगा, तभी टिकेंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ, इस पर विचार क्यों किया जा रहा है कि हमारा यह जो नवजागरण रहा है उसकी जितने तरीके से व्याख्या की जाती रही है वह औपनिवेशिक प्रोजेक्ट था। मान भी लिया जाए कि यह था, तो उससे क्या अंतर पड़ता है? एक उदाहरण दूंगा बहुत छोटा सा। हमारा जो कानून है उसका नाम अब बदल दिया गया है, उसका 90% हिस्सा अभी भी औपनिवेशिक है। यदि आप गाड़ी चला रहे हो और आपके चलाते हुए गाड़ी से किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटनावश, तो वहाँ पर प्रावधान है कि आपको तुरंत बेल मिल जाएगा। किसी की मृत्यु हुई है पर आपको तुरंत बेल मिल जा रहा है। यह उस समय का बनाया हुआ कानून है जब चारपहिया गाड़ी केवल अंग्रेजी शासकों के पास हुआ करते थे। उन्होंने अपने हित में ऐसा प्रावधान किया, यदि भूलवश दुर्घटना भी हो जाए हमारी गाड़ी से तो हमें तुरंत राहत मिल जाए। पर यह तो चला आ रहा है, अब दूसरे किसी अपराध में ऐसी घटना के लिए बेल नहीं पाएंगे। तो जब सारी व्यवस्था हमारी ऐसी ही है, उस व्यवस्था के भीतर रहकर ही हमें उसको चुनौती देनी होगी। यह जो एक और विवाद है कि देशभक्ति बनाम राजभक्ति, ये सारी चीजें, एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 26 जनवरी की सुबह उठ करके यदि आप विश्वनाथ मंदिर जाएं और पहले रुद्राभिषेक करें और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा देश उन्नति करे, शिखर पर पहुंचे, तो यह वह भक्ति है या देशभक्ति? किस कोटि में रखेंगे इसे आप? पहले तो उसने पूजा की है, अभिषेक किया है, उससे अलग नहीं है। पर इसके बाद जो वह मांग रहा है कि हमारा देश विश्व में सिरमौर हो जाए, इसे आप किस कोटि में रखेंगे? बहुत सारी चीजें अकादमिक बहसों में यूं भी उलझाई जाती हैं, और इस तरह के आयोजनों में जब हम आप बैठते हैं तो जब सुलझ जाती है गुत्थी, फिर से उलझाता हूँ मैं। इस उलझन के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूँ सर, जब पुष्प की वर्षा हो रही हो तब यहाँ पे खड़े होना जैसे लगता है कि ओलावृष्टि करने जैसा है, लेकिन समय की सीमा है और हमें अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ना है। हम पहले से लगभग 45 मिनट लेट हो चुके हैं और इस समय हमारा 5 सत्र होना है आज। 5 सत्र इतना पैक्ड है कि अगर एक सत्र में हम लेट करते हैं तो दूसरे सत्र पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, इसलिए हम इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। मंच से बस 2 मिनट का निवेदन चाहेंगे कि हमारे जो कुल गीत गायन किए थे 2 बच्चे हमारे विभाग से ही हैं, उन दोनों का सम्मान हो जाए। इसमें अपराजिता को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। अपराजिता जिन्हें सम्मानित कर इनका मान बढ़ाएं ताकि ये रचयिता के लिए आगे भी सक्रिय रूप से कार्य कर सकें। इस क्रम में मैं अभिषेक को भी सादर आमंत्रित करता हूं। अभिषेक सर 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 आगे सरकाओ, चेंज कर लो दूसरी तरह।